नमस्कार साथियों, आज हम क्रोटोन टिग्लियम या फिर क्रोटोन टिग के बारे में जानेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरियल मेडिकल लेक्चर में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, लाइक कीजिए अगर कुछ अच्छा लगे तो, कमेंट कीजिए अगर कुछ बतलाने जैसा लगे तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। हमारी आज की जानकारी, हमारी आज की दवा क्रोटोन टिग। तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि क्रोटोन ऑयल यानी कि जमाल गोटा, जो आप जानते हैं जमाल गोटे का तेल, जब शरीर के चर्म पर लगाया जाता है तो प्रदाहित स्थान पर चकत्ते और फुंसियां दोनों ही उत्पन्न करता है। प्रदाहित स्थान पर वह अंश बहुत लाल और यंत्रणापूर्ण हो जाता है। प्रदाह अक्सर इतना हो जाता है कि विसर्प जैसा हो जाता है, यानी एरिसिपेलस जैसा हो जाता है, पर अमूमन इससे उत्पन्न उद्भेद चकत्ते भरे अकौते की तरह रहते हैं। कई दिन तक उद्भेद निकलते रहेंगे, इसके बाद वे सूखने लगेंगे और इसके कुछ दिन बाद उनसे भूसी निकलने लगेगी। जब किसी को उद्भेद की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि बहुत सारा इरप्शंस अगर हो जाते हैं, जैसा कि बहुत दिनों तक की परीक्षा में किया गया है, या मूल पदार्थ से जैसा होता है, या जब परीक्षक बहुत अधिक स्पर्श असहिष्णु रहता है तो परिवर्तित दशा प्राप्त होती है। भीतरी दशा बाहरी दशा से पर्याय क्रम से परिवर्तित होती है। उद्भेद हट जाने पर भीतरी प्रदर्शन मौजूद नहीं रहते, जैसा वातज अवस्था में देखा जाता है। खांसी और आंतों के लक्षण, यदि हम लोग इन दलों का विभिन्न भाव से अध्ययन करें तो वे सभी बहुत मनोज्ञ होंगे। तो ये थे साथियों क्रोटोन ऑयल के बारे में जानकारी। अब बतलाते हैं आगे कि सबसे पहले इसकी खांसी, कफिंग सिम्टम्स बतला रहे हैं कि इसमें दमा की तरह खांसी होती है, जो आधी रात के समय आती है और अक्सर रोगी को गहरी नींद से जगा देती है। मतलब कि डीप स्लीप में भी बंदा रहता है, फिर भी उसको जो है खांसी की वजह से नींद खुल जाती है और वो उठकर खांसता है। खांसी का प्रचंड दौरा, बिल्कुल दमा के तरह का, इसके साथ ही श्वास कष्ट और दम घुटना, लेटने तथा रात के समय बदतर हो जाना, मतलब लेटने पर या रात के टाइम में एट नाइट जो है उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिसे बाध्य होकर रोगी को बैठे रहना पड़ता है या बिछावन पर इधर उधर करवट बदलनी पड़ती है, या उडंग जाने वाली कुर्सी पर बैठ जाना पड़ता है। उडंग जाने वाली कहने का अर्थ होगा साथियों जो इंक्लाइंड चेयर जो होता है पीछे की तरफ झुकने वाला। उसके दोस्त सोचते हैं कि इसे यक्ष्मा तो नहीं हो रहा है, यदि बच्चा है तो सोचते हैं कि हुपिंग खांसी तो नहीं हो गई है। वायु पथों में बहुत ही अधिक उपदाह रहता है, जिससे श्वास के साथ हवा खींचने से ही खांसी आ जाती है। गहरी सांस का सहन न होना, मतलब डीप ब्रेथ, पूरा फेफड़ा भर के सांस वो जो है नहीं ले पाता है। उसके बाद कहते हैं अब ऐसा ही कुछ समय तक रहेगा और इसके बाद ही शरीर पर कहीं कहीं उद्भेद निकलने लगेंगे। चकत्ते और फुंसियां गुच्छों और थक्कों के रूप में निकलेंगे। वे प्रदाहित और लाल हो जाते हैं और अंत में सूख कर ऊपर से भूसी निकल जाती है और वे गायब हो जाती हैं। इसके बाद फिर उसकी खांसी लौट आएगी। यह पुरानी दशा में जारी रह सकता है और जब रोगी की ऐसी दशा रहे तो इस दवा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कितना बड़ा बात बतला रहे हैं, कितना लाजवाब सिम्टम है साथियों, इसको समझिए कि खास करके स्किन, और अगर ऐसे तो बता रहे हैं दमा के बारे में, रेस्पिरेटरी पर आपके और चेस्ट रीजन पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कफिंग का सिम्टम अगर आपको आ रहा है स्किन डिजीज के साथ, कि स्किन पर इरप्शंस आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो सूख करके उसका फ्लेश जैसा, पपड़ी जैसा जम करके निकल जाता है और फिर खांसी शुरू हो जाती है। फिर खांसी एक समय तक बढ़ेगा, फिर काफी परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे खांसी कम होना जैसे जैसे शुरू होगा वैसे वैसे इधर इरप्शंस निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस साइकिल में, और सिर्फ कफिंग तो एक चीज है, लेकिन कफिंग के साथ स्किन इशू एक इंपॉर्टेंट चीज है, और स्किन इशू के साथ इंटरनल कोई प्रॉब्लम, जैसा कि डॉक्टर केंट ने बताया कि इसका ये खासियत है कि बाहरी और आंतरिक जो समस्या है वो एक दूसरे के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कि बाहरी अगर कुछ प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, इरप्शंस, इचिंग, आपको इरिसिपेलस की तरह का चकत्ते हो जाना, फोड़ा हो जाना, कुछ भी हो रहा है, और वो जब ठीक होता है तो अंदर का कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर से कोई भी अगर प्रॉब्लम था पहले, तो वो फिर से अपीयर हो जा रहा है, फिर वो एकदम प्रचंड रूप तक जाता है, फिर वो जब खत्म होने लगता है तो फिर ऊपर इरप्शंस फिर से दिखने लगते हैं। तो इस तरह के केस में, इस तरह का तालमेल अगर बीमारी का आपके शरीर पे है तो फिर क्रोटोन टिग आपको लाजवाब फायदा पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिकॉर्ड, जब आप केस टेकिंग करते हैं, रिकॉर्ड तो कीपिंग करना ही है, जब आप केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में आपको पूरा हिस्ट्री समझना होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है पेशेंट का, पेशेंट की बीमारी चाहे कुछ भी, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उसका किस तरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारी मेडिसिन में मैनिफेस्टेशन ही बहुत ज्यादा रेडलाइन सिम्टम के तौर पर देखा जाता है। तो आगे देखते हैं साथियों, तो कहते हैं कि दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है आंतों का लक्षण। शायद इसके उद्भेदों के सिवा ये लक्षण सबसे ज्यादा परिचित हैं।
यह नए और पुराने दोनों प्रकार के अतिसार में लाभदायक होता है। डायरिया पुराना हो या नया हो, दोनों तरह के डायरिया में यह फायदेमंद है। यह बच्चों के हैजे में भी उपयोगी है। इसका स्पष्ट स्वरूप है वह आकस्मिकता, जिससे इसके दस्त आते हैं, मतलब कि एकाएक जो उसका जो स्टूल डिस्चार्ज होता है, स्टूल जो निकलता है, तो एकाएक जिस तरीका से आता है उसका एकदम सडन, एकदम एक बार में एक झोंक से आ जाएगा। यह पीला पानी की तरह या कोमल मल के रूप में झोंक से निकलता है। आकस्मिकता का मतलब साथियों कि एकदम सडन, एकदम एक बार में आ जाना। कोमल पतला मल एक झोंक में निकल पड़ता है। यह इतना स्पष्ट है कि देहाती रोगी कह देते हैं हंस की तरह झोंक में यह सब निकल जाता है। अब इसका, इस फ्रेज का एग्जैक्ट मतलब तो नहीं समझ में आ रहा, और हालांकि इस हिंदी में क्या होता है कि जो उनका जो केंट का लिखने का जो भाषा होगा वो इंग्लिश होगा, और इसको ट्रांसलेट करके अब उस जमाने के ट्रांसलेटर्स ने जो ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मूल बात यही है कि पखाना स्टूल जो है झोंक से निकलना, एक बार में झटके से सारा का सारा निकल जाना। अपने छोटे रोगी के विषय में माता कहती है, डॉक्टर साहब आप इसके प्रचंड वेग पर चकित रह जाएंगे, क्योंकि सब एक झोंक में ही निकल जाता है। यह वर्णात्मक है, मतलब कि माँ अपने बच्चे के बारे में बताएगी कि इसका लैट्रिन देखिएगा, आपका इसका स्टूल करने का जो तरीका है वो देखिएगा तो आप घबरा जाइएगा, ये एक बार में हक देता है। इस तरीका का आप समझ सकते हैं। तो ये भाषा रहेगा देहाती गांव के अगर लोग आते हैं तो उनका, यही कुछ वो कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि बहुत सी दवाओं में रुकावट और बहुत देर तक मल त्याग की चेष्टा का लक्षण है, जिनमें बहुत समय लगता है। बहुत से अतिसार बहुत देर तक जारी रहते हैं, जिनमें पतला मल थोड़ा थोड़ा झोंक से या पानी निकला करता है, पर यह विशेष स्वरूप बहुत ही आश्चर्यप्रद है। मतलब कि ये जो झोंक वाला जो स्वरूप है यह आश्चर्यप्रद, यह हमेशा ही ऐसा नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन ये एक बहुत खास सिम्टम के रूप में कि अगर ये है तो आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे क्रोटन टिक के बारे में। और बाकी भी सिम्टम्स जैसे कहते हैं, पर पतले पीले मल या पीले पानी का प्रचंड झोंक से निकलना इस दवा का एक अद्भुत स्वरूप है। इसके साथ ही तलपेट बहुत ही स्पर्श सहिष्णु और बहुत ज्यादा तना रहता है। तलपेट यानी कि लोअर एब्डोमेन जो है बिल्कुल टच सेंसिटिव रहेगा, पूरा डिस्टेंडेड तना हुआ सा रहता है। आंतों में बहुत गरगराहट, पेट में एब्डोमेन में गार्गलिंग बहुत, और जब रोगी उस पर हाथ रखता है तो कहता है कि उसे गरगराहट मालूम होती है, मानो उसमें पानी भरा हो। यदि यह बात न होती कि बृहदांत्र और मलांत्र तरल से भरे हैं, तब एक करे झोंक में सब मल नहीं निकल जाता। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता कि आपके रेक्टम में पूरा का पूरा अगर इस तरीका से पतला झोंक भरा हुआ है, तरल के रूप में अगर आपका भरा हुआ है स्टूल, तो एक झोंक में निकलना जो है वो मुश्किल होता, नहीं निकलता। क्रोटोन टिग्लियम के अतिसार में होने वाली दूसरी अद्भुत बात यह है कि तलपेट या नाभि पर दबाव देने पर मलांत्र में दर्द होता है। एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है कि आपके लोअर एब्डोमेन पर अगर दबाव दें और उसके वजह से अगर एनस में कहीं अगर दर्द फील हो, रेक्टम के एरिया में उधर अगर दर्द फील होता है और पखाना लगाता है और मल निकालने के साथ ऐसी अनुभूति होती है मानो मलांत्र बाहर निकाल पड़ेगा, तो समझिए कि आपको क्रोटोन टिक जो है वही चाहिए। रोगी ने ऐसा बताया है मानो दर्द आंतों से लेकर नीचे मलद्वार तक होता है। थोड़ा सा भी पानी या दूध पीना, जो कुछ भी खाद्य ऐसे अतिसार के लिए उपयुक्त हो, लेने पर तुरंत ही पखाना लग जाए। मतलब कुछ भी हल्का सा आप लीजिए जो थोड़ा सा स्टूल को प्रेशर को बढ़ाता है, वो तुरंत एकदम डायरिया के रूप में निकल जाएगा। उसे भोजन के बाद तुरंत पखाना जाना पड़ेगा। यह क्रोटोन टिक के अतिसार के साधारण स्वरूप बताता है। यदि बच्चा रोगी होता है तो बहुत क्लांति रहती है, तलपेट वायु से फूला, आंतों में बहुत गरगराहट, अत्यंत सुस्ती रहती है, और ज्यों ही बच्चा मुंह भर दूध पीता या माता के स्तन से खींचता है, त्यों ही पतला या घसघसा मल झोंक से निकाल जाता है। उसके बाद बतलाते हैं तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण। ये दो आप रेडलाइन सिम्टम के तौर पर इसको लेके चलिए, बहुत अलग ढंग से समझा रहे हैं क्रोटोन टिक को। तो तीसरा सिम्टम बतला रहे हैं लक्षण समूह, एक महत्वपूर्ण लक्षण समूह जो कि आंखों पर है। इसकी आंखों के उपसर्ग प्रदाहिक प्रकृति के होते हैं। इसके आंख के जो भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो प्रदाहिक होते हैं, इन्फ्लामेटिव, और उसका जो सिम्टम्स है आप उसको लेके चलें। तथा आंखों के चारों तरफ तथा कपालों पर, मतलब कि फ्रंटल हेड पर छाले तथा पीव भरी फुंसियां, पस फील्ड बॉइल्स, आपको फुंसियां निकलती हैं। कनिनिका में पीव भरी फुंसियां, आप सोचिए कनिनिका में पीव भरी फुंसियां रहती हैं। दानेदार पलकें पूरी दानेदार हो रखी होती हैं फुंसियों के वजह से। आंख के सभी मांस तंतुओं का प्रदाह, चक्षु तारा और चक्षु श्वेत प्रटल का प्रदाह रहता है।
आंख की रक्त वाहिनियां तनी रहती हैं, आंखें लाल तथा खाल उधरी सी मालूम होती हैं, पलकें उलटकर देखी जाती हैं तो बहुत प्रदाहित और दानेदार तथा छाले और पीप भरी फुंसियों से भरी मालूम होती है। मतलब कि अगर आईलिड को उलट करके अगर देखा जाए पलकों को तो यह कंडीशन दिखेगा आपको। इस प्रदाहिक दशा के साथ एक प्रकार की यह अनुभूति क्रोटोन टिक की आंख के रोगियों में साधारण मौजूद रहती है, मानो आंखें एक डोरी के सहारे पीछे खींची हुई हैं या चाक्षुषी नारी यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है वो सिर के भीतर पीछे की ओर आंखों को खींच रही है। यह आंखों की डोरी के सहारे पीछे की ओर खींचन पेरिस क्वाड्रिफोलिया का भी अद्भुत लक्षण है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया दवा आप जान रहे हैं, इसमें भी यह सिम्टम है, पर पेरिस क्वाड्रिफोलिया की दशा कुछ दूसरी है। पत्थर या धातु पर महीन खुदाई करने वालों या सुई की महीन काम करने वालों की आंखों का अत्यधिक व्यवहार, साथ ही सिर में स्नायु शूल जो आंखों के अत्यधिक व्यवहार के कारण होता है, जबकि प्रदाह के साथ आंखों में दर्द रहता है। यह धीमी प्रकृति का दर्द और यंत्रणा रहती है जिसे आप वातज या स्नायु शूल से उत्पन्न कह सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी अनुभूति रहती है मानो आंखें मस्तिष्क के पीछे की ओर खींची हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है, जैसे कि नस या कोई धागा या कुछ आंख को बांध करके और पीछे की तरफ अंदर की तरफ सिर में खींच रहा है, उस तरीका का अनुभव। ऐसे रोगियों के लिए पेरिस क्वाड का प्रयोग कीजिए, पर जैसा बताया है वैसी प्रदाहिक दशाओं में उसी डोरी के सहारे पीछे खिंचाव की क्रोटोन टिग्लियम ही दवा है। मतलब ये डिट्टो बतलाने की क्रोटोन टिग्लियम ही दवा है। उसके बाद बतलाते हैं बच्चों के माथे की त्वचा में कष्टदायक अकौता, या तो उसमें केवल जल भरे छाले होते हैं अथवा बहुत कुछ पीप भरी फुंसियां सम्मिलित रहती हैं। छाले सूख जाते हैं और भूसी निकलकर लाल खाल उधरी प्रदाहित सतह निकल जाती है जिसे छूना सहन नहीं होता। जब भूसी निकलना करीब करीब समाप्त होने पर होता है तो नए छाले और फिर पीप भरी फुंसियां निकलने लगती हैं, और जब एक स्थान साफ हो जाता है तो दूसरे स्थान पर नए छाले और पीप भरी फुंसियां निकल आती हैं। ऐसा ही पुराने अकौता में हुआ करता है। उद्भेद अक्सर आंख के पास, कनपटी पर, चेहरे पर और मस्तक शिखर पर होते हैं। मस्तक शिखर आपके हेड के टॉप पे, इनकी शक्ल सीपिया के इतने सदृश रहती है कि दोनों का प्रभेद अक्सर निर्णय नहीं किया जा सकता। इनके जो सिम्टम्स वो सीपिया से काफी हद तक मिलते हैं। सीपिया में भी वही पीप भरी फुंसियों के साथ छाले निकलते हैं। चर्म पटल से रक्तस्राव और खाल उधरना तथा उद्भेदों की नई फसलों का लक्षण, मस्तक त्वचा की रक्तस्रावी दशा, इसका खाल उधेरना, दूधिया फोरे या बच्चों के उद्भेद में क्रोटोन टिक की अपेक्षा सीपिया का अधिक प्रयोग होता है। क्रोटोन टिक में इस दशा के बच्चों को बहुत कर झोंक से दस्त होने वाला अतिसार हो जाता है। यह थोड़ी भी गड़बड़ी या अनपच से होने लगता है। यह औषधि के परिचालन में बहुत सहायता पहुंचाता है। जब दो लक्षण समूह मिलते रहते हैं, माथे की त्वचा के लक्षण और अतिसार, तो आप मुश्किल से गलती कर सकेंगे। आप यह भी देखेंगे कि यदि अतिसार बहुत दिनों तक जारी है तो माथे के लक्षण घटते जाएंगे। आप सोचेंगे कि आपके रोगी की मस्तक त्वचा की तकलीफें घट रही हैं, पर जब अतिसार पुराना पड़ता जाएगा तो तुरंत मस्तक त्वचा के फोरों की नई फसल तैयार हो जाएगी। नई फसल कहने तो एक नया उसका कहिए कि एक सीरीज जिस तरीका से फुंसियां निकलती हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर से आने लगेंगे। यदि अतिसार पुराना पड़ जाता है तो बाहरी उद्भेद गायब हो जाएंगे, और यदि अतिसार ज्यादा बढ़ता है तो बाहरी उद्भेद बदतर होते जाएंगे। ऐसी धातु प्रकृति वालों के लिए दस्त होते रहना आवश्यक होता है। श्लैष्मिक झिल्ली भीतरी चर्म है और शरीर का आच्छादन बाह्य चर्म, और यह दवा इनमें से एक दूसरे पर अपने प्रदर्शन खास कर दिखाती है, या तो श्लैष्मिक झिल्ली पर या शरीर के आच्छादन बाह्य चर्म पर। इसका एक दूसरा प्रदर्शन भी है जिस पर आपको लक्ष्य रखना चाहिए। स्तन से दूध पिलाने के संबंध के कुछ लक्षण। प्रसव के बाद माता स्वाभाविक रूप से कुछ दिन तक रह सकती है, पर एकाएक उसे एक या दूसरे स्तन में दर्द हो जाता है, मतलब या तो किसी एक में या दूसरे में, और इस तरह की खींचन मानो डोरी से खींचा जा रहा है। ये बहुत सही है कि आंख में भी ये डोरी से खींचने का भाव और स्तन में भी उसे ऐसा मालूम होता है मानो स्तन वृंद पीछे एक डोरी से बंधे हैं जो पीछे की ओर खींच रही हैं। तेज खींचन की तरह डंक मारने की तरह दर्द, जिसकी वजह से रोगिणी को दिन रात टहलते रहना पड़ता है। यद्यपि यह बहुत साधारण चीज है,
पर क्रोटोन टिक के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। यह डोरी के सहारे खींचन का लक्षण आंखों तथा स्तनों में देखने में आता है तथा कुछ प्लम्बम की तरह का एक और भी लक्षण है, दबाने पर नाभि में खिंचाव, बहुत कुछ डोरी की तरह। इन बातों का एक साथ सम्मिलित रहना इन्हें आपको दवा की प्रकृति का एक अंश समझने और ध्यान रखने योग्य बनाएगा। मैंने इस तरह डोरी से स्तन वृंद की खींचन वाली एक रोगिणी को आरोग्य किया था। मैंने उसे सहन में टहलते देखा और देखा कि तकलीफ बहुत ज्यादा, यानी कि सहन में टहलना मतलब कि वो बर्दाश्त करके टहल रही थी, तकलीफ में थी, तकलीफ काफी था, फिर भी टहल रही थी क्योंकि उससे उनको थोड़ा सा ठीक लग रहा था, वो उसी स्थिति में रह सकती थी क्योंकि समय समय पर उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे। कई रात से वह इसे सहन कर रही थी, जिससे मालूम होता है कि क्रोटोन टिक बहुत समय के तथा कुटिल दर्द को भी आरोग्य कर सकता है। ये एक नेचर आपको दिखता है क्रोटोन टिक का। स्तन पर पुलटिस लगाई गई थी, उस पर गर्म प्रलेप चढ़ाया गया था, पर उनसे कोई लाभ नहीं पहुंचा। यह सूत्र भी याद रखने लायक है, मतलब यह भी एक याद रखने योग्य बात है। उसके बाद कहते हैं बच्चों के हैजा में स्वभावतः वमन का लक्षण रहता है, जो अमूमन क्रोटोन टिक में नहीं होता। यद्यपि इसमें भी बहुत कुछ वमन है, इसलिए बच्चे को हैजा में जहां वमन के लक्षण की इतनी प्रधानता नहीं रहती जितनी की पतले दस्त रहते हैं, उसकी दवा क्रोटोन टिक हो सकती है। एक लक्षण की सूची मिली थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दृष्टि का लोप, सिर में चक्कर, पीने पर बढ़ना, आंतों से बहुत बार पीलापन लिए हरे पानी के स्राव के साथ अत्यधिक मिचली, मुंह में पानी भर आना, ये मतलब लक्षण समूह है जो मिले हैं। इस तरह हमें अत्यधिक मिचली मिलती है पर वमन नहीं। मिचली बहुत कुछ इपिकाक की तरह होती है, परंतु इपिकाक में क्रोटोन टिक की तरह दस्त नहीं आते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा झोंक के साथ मल निकलता है। प्रत्येक मिनट हमें थोड़ा थोड़ा झोंक के साथ दस्त ही देखने में आता है, जिसके साथ कूथन रहती है। इपिकाक में वमन बच्चों के हैजा का महत्वपूर्ण लक्षण है, और जब पकाशय खाली हो जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा उबकाई और क्लांति हो जाती है और मल थोड़ा होता है। पर क्रोटोन टिक में दस्त बहुत ज्यादा आते हैं और यद्यपि मिचली रहती है पर वमन कम और शायद ही कभी होता है। मतलब क्रोटोन टिक और इपिकाक का इतना लाजवाब कॉम्बिनेशन बतला रहा है, मतलब कि डिफरेंस समझने के लिए कि समझिए कि अगर झोंक से स्टूल आ रहा है, डायरिया आ रहा है, आपका दस्त आ रहा है, तो वो क्रोटोन टिक का केस है, चाहे नोजिया कितना भी हो, इपिकाक के तरह का ही नोजिया हो। और वोमिटिंग अगर आपको दिख रहा है नोजिया के साथ साथ, तो वो इपिकाक का केस हो सकता है। हालांकि रुक रुक कर स्टूल आते रहना, हैजा का केस जो है आपको सिम्टम आपको इपिकाक में है, लेकिन वो रुक कर हल्का हल्का आते रहता है। यहाँ क्या है कि झोंक में एक बार में आना और ऊपर से डायरिया एकदम बिल्कुल पतला सा, उसमें जरूरी नहीं है इपिकाक में कि डायरिया जैसा पतला दस्त हो, शायद ही पतला दस्त इपिकाक में होता है और शायद ही उल्टी क्रोटोन टिक में होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभेद बतलाया है, तो इसको ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद कहते हैं इस दवा का एक अन्य विचारणीय स्वरूप है इसका रस्टक्स से संबंध। अब रस्टक्स के साथ रिलेशन बता रहे हैं, यह रस्टक्स का प्रतिविष है, यानी कि रस्टक्स का एंटीडोट है। रस्टक्स परिवार खास करके रस्टक्स से फुंसी वाले उद्भेदों में क्रोटोन टिक का बहुत ही निकटस्थ संबंध है। खासकर रस्टक्स, एनाकार्डियम, सिपिया और एनागेलिस से क्रोटोन टिग्लियम के उद्भेद ज्यादातर जनेंद्रियों पर ही अपना घर बनाते हैं। रस्टक्स भी ऐसा ही करता है, और जब रस्टक्स के जहर से जनेंद्रियों में उद्भेद निकलते हैं तो साधारणतः क्रोटोन टिक ही प्रतिविष होता है। मतलब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रस्टक्स के वजह से अगर किसी तरह का कहें कि बैठा हुआ कुछ निकाल दे रहा हो, एग्रावेट कर रहा हो, अगर किसी भी तरीका का प्रॉब्लम को है और उसको आप चाहते हैं कि एंटीडोट करना है, अगर लग रहा है कि रस्टक्स की वजह से कुछ सिम्टम बढ़े हैं, कुछ नए चीज आए हैं, उसको आप एंटीडोट करना चाहते हैं वहीं पे, तो खास करके जेनाइटल्स का बात करेंगे, जेनाइटल्स प्रेशर अगर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है, अगर फुंसियां, उद्भेद, इरप्शंस कुछ दिखे हैं, तो आप क्रोटोन टिक से डायरेक्ट उसको एंटीडोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब उद्भेद निकलते हैं तो आंखों या खोपड़ी की त्वचा के पास निकलते हैं तो भी क्रोटोन टिक ही प्रतिविष का काम करता है, यानी कि खोपड़ी के त्वचा के आसपास भी अगर निकल रहा हो तब भी क्रोटोन टिक का आप इस्तेमाल करेंगे, जेनाइटल्स और स्कैल्प। जब लक्षण केवल तलहथी में रहते हैं तो क्रोटोन टिक दवा नहीं होती। मतलब सिर्फ अगर पाम्स में अगर ये चीज आ रहा है, अगर इरप्शंस आ रहा है रस्टक्स के बाद, तो वहां पर आपको क्रोटोन टिक नहीं, वहां पर आपको एनागेलिस दवा बन जाती है। क्रोटोन टिक की क्रिया जिस तरह जनेंद्रियों पर होती है, उसी तरह एनागेलिस की तलहथी पर, एनागेलिस तलहथी की पाम्स की एक बहुत अच्छी दवा है। यदि आप एनागेलिस की परीक्षा करें तो आपको मालूम होगा कि उद्भेद निकलते हैं और उन पर से भूसी निकलकर वे गायब हो जाते हैं, और ज्यों ही वह जगह ऐसी मालूम होती है कि आराम हो जाएगी तो ही एक नई फसल निकल आती है।
रस्टक्स का इससे सादृश्य है कि यह तलहथी में अपना घर बनाता है, पर रस्टक्स के उद्भेद फिर प्रदाहित स्थान पर नहीं निकलते हैं। क्रोटोन टिग के उद्भेदों में कुछ जलन रहती है, रस्टक्स की तरह नहीं। रस्टक्स के उद्भेदों में काफी जलन रहता है। रस्टक्स के उद्भेदों की जलन का दर्द आग की तरह होता है। यह हवा से बदतर हो जाता है और जितना गर्म सहन हो उतने गर्म पानी में डुबो कर रखने पर अच्छा रहता है। मतलब ये पूरा गर्मी से उसको आराम महसूस होता है जलन में। जिन मनुष्यों को रस्टक्स के उद्भेद निकलते हैं वे अपनी खुजली और जलन के विषय में हाथ को रगड़ने के संबंध में कहते हैं। ऐसा ही क्रोटोन टिग में भी होता है, पर यह अमूमन इतना यंत्रणाप्रद होता है कि वह छू नहीं सकता। जब उनके उद्भेद कोमल रहते हैं तो थोड़ा सा रगड़ने पर उसमें आराम पहुंचता है। रस्टक्स में खुजलाने पर तकलीफ बढ़ जाती है। रस्टक्स की जगह के बुरे रोगी अपनी उंगलियां अलग रखे रहेंगे। यदि उन पर बड़े बड़े छाले हैं और उन स्थानों को नहीं छुएंगे, क्योंकि इससे इतनी प्रचंड खुजली होती है कि रोगी को पागल बना देती है। यद्यपि क्रोटोन टिग में ऐसा नहीं होता, तथापि वे एक दूसरे के प्रतिविष के रूप में सादृश्य हैं। वे दोनों बिल्कुल एक समान नहीं हैं, पर उनका सादृश्य रहना आवश्यक है। यह सत्य है कि ये दवाएं जिनमें खुजलाने पर आराम पहुंचता है, ऐसी दवाओं की अत्यधिक प्रतिविष है जिसमें खुजलाने पर आराम नहीं पहुंचता। मतलब कि वो दवाएं जिनमें खुजलाने पर आराम पहुंचे वो ज्यादातर प्रतिविष के रूप में काम करती हैं उन दवाओं के लिए जो खुजलाने पर आराम नहीं पहुंचती। जितनी ही वे सदृश हों उतना ही अच्छा है। पर सिर्फ सर्वांगिक प्रकृति में जब दवाएं सादृश्य रहती हैं तो वे एक दूसरे की प्रतिविष होती हैं, और जब वे सर्वांगिक प्रकृति में सादृश्य रहेंगी तो वे रोग को आरोग्य करेंगी। यह भी सत्य है कि जब दवाएं सर्वांगिकता प्रकृति में सदृश नहीं होती तो खास खास स्थानों के संबंध में वे सदृश हो सकती हैं और उस स्थान के लक्षणों को हटा दे सकती हैं, पर रोग जारी रहेगा। इस दशा में रोग आरोग्य करने के लिए यह दवा काफी नहीं है, पर इसके कुछ लक्षण हटा दिए हैं। यह बहुत ही दुखदायी चिकित्सा प्रणाली होती है, क्योंकि रोग की प्रकृति बदले बिना ही यह उसका प्रदर्शन बदल देती है। जिस तरह कोई दरिद्र चिकित्सक दवाएं खोजा करता है, दरिद्र चिकित्सक पता नहीं किसे कह रहे हैं, एक प्रकार के लक्षण समूह के लिए एक तरह की दवा देता है और दूसरे लक्षण समूह के लिए दूसरी दवा, और रोगी भी पहले की अपेक्षा बदतर होता जाता है। यदि अपनी सर्वांगिक प्रकृति में सब दवाएं सदृश रहती हैं तो छोटे छोटे बाहरी लक्षण इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर दरिद्र चिकित्सक कह किसको रहे हैं, जो हर एक सिम्टम के लिए अलग अलग दवाएं देते हैं। मतलब कि ये सिम्टम उसके लिए ये दवा, ये सिम्टम ये दवा, ऐसे करके 10-20 दवाएं देने वाले भी बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए प्लीज। होम्योपैथ पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसको समझिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप एक बार में 10-20 दवाएं दे दें कि चलो कुछ तो लॉजिक लग ही जाएगा, कुछ तो काम कर ही जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब मैंने आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ा हुआ तो आप जानते हैं कि यौगिक भी होता है, मिक्सचर भी होता है और सबका अपना अलग नेचर भी होता है। जब आप किसी दो चीज को मिला करके एक यौगिक बनाए या एक मिक्सचर बनाए, एक मिश्रण बनाए, दोनों अलग अलग चीज हो जाता है, तो उसका एक अलग प्रॉपर्टी, अलग कैटेगरी हो जाता है। वो चीज नहीं रह जाता जो पहले रॉ मटेरियल के रूप में था, अकेले में था। तो ऐसा मत सोचिए कि 10 दवा डाल देते हैं कोई ना कोई तो फायदा कर जाएगा। नहीं, वो 10 मिल करके एक 11वां बनता है, और वो 11वां पता नहीं उसको फायदा करेगा कि नुकसान। और ये गलत पद्धति है, गलत चिकित्सा पद्धति है, और उसी को डॉक्टर केंट दरिद्र चिकित्सक कह रहे हैं। तो ऐसा मत करें। हाँ, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं, 1-2 दवाएं 3 दवाएं दी जा सकती हैं। ये 10-10 20-20 दवाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत दवा कॉन्सेप्ट है। इससे बचना चाहिए होम्योपैथी डॉक्टर्स को। उनके लिए, उनके साथ मेरा ये बस रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे बतला रहे हैं जेनाइटस ऑर्गन्स के बारे में कि मुस्क तथा लिंग मुंड पर बार बार खाल उधरने वाली खुजली। मुस्क तथा लिंग पर छाले के रूप में उद्भेद। मुस्क साथियों हेड को कहते हैं, पेनिस के हेड को। लिंगेंद्रियों पर छाले और फुंसियों को रूप के उद्भेदों की यह दवा है। मतलब लिंगेंद्रियों मतलब कि अगर पेनिस वगैरह पर छाले हो रहे हैं, फुंसियां हो रही हैं, तो इस तरह की इरेप्शंस की क्रोटोन टिग जो है बहुत अच्छी दवा है। इसका पेट्रोलियम से निकटस्थ संबंध है, यानी पेट्रोलियम के साथ इसका काफी अच्छा संबंध है, जिसमें लाल चकत्ते और दानेदार उद्भेद निकलते हैं, जिसके साथ महीन लाल दाने जनेंद्रियों पर होते हैं। बहुत तेज खुजली होती है, समय समय पर खुजलाने पर बदतर हो जाती है जब तक जलन नहीं पैदा हो जाती। फिर खून बहता है जिससे आराम पहुंचता है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका में क्रोटोन टिग के बारे में बतलाई हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी साथियों तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करना मत भूलिए,
और अपने सभी साथियों के साथ जो BHMS या होम्योपैथी से किसी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा केंट मेट्रियामेट का ऑडिबल रूप में डिटेल के साथ चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ कि कौन सा सिम्टम किस टाइम कोड में बतलाया गया है, मतलब 2:03 पर मेंटल सिम्टम्स बतलाया गया है, या 8:59 पर एब्डोमिनल सिम्टम्स बतलाया गया है, या 12 मिनट 40 सेकेंड पर स्टूल के सिम्टम्स बतलाए गए। तो इस तरीके से किस टाइम फ्रेम में कौन सा सिम्टम पर चर्चा हो रहा है, तो वहां से क्या होता है कि आप इजीली उस स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको जरूरत है उसको देख करके, और आपको पूरा वीडियो जो 1 घंटा का है वो आपको नहीं देखना पड़ता, नहीं आपको पूरा का पूरा मेडिसिन उठा के पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता। तो बस यही मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक बस थोड़ा सा होम्योपैथ को एक्सेसिबल बना सके लोगों के लिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।